अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। हमने लास्ट डे डील किया था सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में और सिग्निफाइंग नंबर्स के बारे में, और मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था सिग्निफाइंग फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मैंने सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में ये कहा कि वो तमाम फिगर ऑफ नंबर जो हमारी कैलकुलेशन में कुछ स्पेसिफिक रोल को प्ले करवाएं, ऐसे तमाम फिगर ऑफ नंबर्स को हम नाम दे देंगे सिग्निफाइंग नंबर्स का या सिग्निफाइंग फिगर्स का। ये वो प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। इस वक्त लेक्चर नंबर 4 में हमें बात करनी है डायमेंशन के बारे में। और मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि चैप्टर नंबर 1 एक बहुत शॉर्ट चैप्टर है। एग्जाम में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर से जस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम ड्रॉ करवाते हैं या एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, उस टॉपिक के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था फिजिक्स। हमने फिजिक्स को डील किया, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, हमने इन तमाम क्वांटिटीज़ के बारे में बात की। इन तमाम क्वांटिटीज़ के बाद फिर हमने डिस्कस किया सिग्निफाइंग फिगर्स को, सिग्निफाइंग फिगर्स, सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को, और फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट हमने कोई 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ को डील किया, और हर एक प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल को साथ हमने डील किया। इस वक्त हमारे पास टॉपिक है डायमेंशन। हमें डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करनी है। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, डायमेंशन होगा क्या, डायमेंशन के अंदर हमें करना क्या होगा, और इस चीज़ से रिलेटेड हम बात करते हैं। अच्छा, जब ये टॉपिक हम डील करेंगे बेटा, तो इस टॉपिक को डील करने के बाद, इस टॉपिक को जब हम डील करेंगे तो इस टॉपिक को डील करने के बाद हम इस टॉपिक के अंदर कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हमें डायमेंशनल वेरिफिकेशन को परफॉर्म करनी होती है, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन होती है और हमें उन क्वांटिटीज़ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन होती क्या है। कहा जाता है कि वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करें, दोज बेस क्वांटिटी विच इज यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसके जरिए आप फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करो, वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसके जरिए हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में बात करते हैं, ऐसी तमाम बेस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं बेटा डायमेंशनल क्वांटिटी का। सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिसे यूज़ करके, वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में बात करें। सर, मतलब द बेस क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द बेस क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसके जरिए आप फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करवाओ, ऐसी तमाम बेस क्वांटिटीज़ को, ये जिसके जरिए फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करें, ऐसी बेस क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं डायमेंशन का। सपोज करो बेटा, और तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक मैटर है। अब मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड फिजिक्स। इट मींस सपोज करते हैं मेरे पास एक मैटर मौजूद है। मैंने एक एग्जांपल सपोज किया कि बेटा सपोज करते हैं मेरे पास एक मैटर मौजूद है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक मैटर मौजूद है और मुझे इस मैटर की एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करनी है, और मैं आपको अगर ये ना बताऊं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो इट मींस यहां पर एक कंप्लीट सेंस मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक मैटर मौजूद है और मैंने इस मैटर की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है, जिसको हम मेजर किलोग्राम में करते हैं, तो अगर मैं आपको उसकी यूनिट बता दूं, तो इट मींस अगर मैं मेंशन कर दूं कि मैंने एक मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात की, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की, जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं उसको मेजर किलोग्राम में किया जाता है। अगर हम उसकी मेजरमेंट किलोग्राम में परफॉर्म करते हैं तो एक कंप्लीट सेंस आ गया कि सर, अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट किलोग्राम में करते हो तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ आप जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को यहां पे डील कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? मास होगी, क्योंकि मास की यूनिट ही किलोग्राम होती है। तो इस मींस इसी तरह से अगर मैं बोलूं मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हम परफॉर्म करते हैं सेकंड में, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर हम सेकंड में करते हैं, तो इसका मतलब मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो। सर, आपके पास जो भी क्वांटिटी होगी वो टाइम मौजूद होगा, क्योंकि टाइम की मेजरमेंट हम सेकंड में परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई मेरा बेटा कहा जाता है वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करते हैं, द बेस क्वांटिटी विच इज यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल क्वांटिटी। ऐसी तमाम बेस क्वांटिटीज को हम नाम देंगे डायमेंशनल क्वांटिटी का। द बेस क्वांटिटी विच इज यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करते हैं, ऐसी तमाम बेस क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल, द बेस क्वांटिटी विच इज
used to define the nature of physical quantity. The base quantity which is used to define the nature of physical quantity, this is called the dimensional quantity. This is called the dimension. ऐसी quantities को हम नाम देंगे dimensional quantities का. For example, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको डील किया. जैसे सपोज करो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और मैं आपको ये ना बताऊँ वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इट मीन्स आप नहीं बता सकते कि सर वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं बेटा उसकी मेजरमेंट हम किलोग्राम में करते हैं, तो उसका मतलब बात मास के बारे में की जा रही है. इसी तरह से अगर उसकी मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं तो बात टाइम के बारे में की जा रही है. तो इसी तरह से ऐसी ही बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को डिफाइन किया जाता है, ऐसी तमाम बेस क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी का. अगर हम यहाँ पे बात करें, सर एक सवाल आया, एक बात तो बताएं कि आपने कहा वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके आप फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करो, ऐसी क्वांटिटीज़ को आपने प्रोसेस को आपने नाम दिया डायमेंशन का, बात आगे समझ. लेकिन वो कौन सी बेस क्वांटिटीज़ है भाई? सर आप इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करके डायमेंशन की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करवाते हो. तो कहा जाता है कि हम 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं मास को, हम यूज़ करते हैं लेंथ को, हम यूज़ करते हैं टाइम को. इट मीन्स मास, लेंथ और टाइम. मास, लेंथ, टाइम, 3 क्वांटिटीज़ बेटा. रिपीट करता हूँ, मास, लेंथ, टाइम. इन 3 क्वांटिटी को यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन कर देना, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन. हम इसे डायमेंशन का नाम देते हैं. 3 क्वांटिटीज का नाम लिया. मास की यूनिट किलोग्राम, और जब कभी किलोग्राम आए उसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम. लेंथ की यूनिट मीटर. देखो लेंथ का वर्ड मैंने यूज किया, मतलब बात डिस्टेंस के बारे में की जा रही है, मतलब बात डिस्प्लेसमेंट के बारे में की जा रही है. इट मीन्स जब कभी ऐसा यूनिट मीटर अगर आ जाए तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल होगा. टाइम की यूनिट सेकंड होती है और सेकंड का डायमेंशन हमेशा कैपिटल टी होता है. दैट्स व्हाई मास का डायमेंशन कैपिटल एम होगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होगा, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होगा. तो इट मींस मास, लेंथ और टाइम, सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज हम यूज करेंगे. जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हो, जितनी भी इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हो, हम तमाम इक्वेशंस को, हम तमाम फॉर्मूलाज की जब वेरिफिकेशन को परफॉर्म करवाएंगे तो हम हमेशा सिर्फ 3 क्वांटिटीज को यूज करेंगे. मास को, लेंथ को, टाइम को. मास का डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी. तो हम इन 3 क्वांटिटीज को यूज करके डायमेंशन की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करवाते हैं. सो बच्चों बात हो रही है डायमेंशंस के बारे में, और मैंने इनिशियली ये कहा कि भाई वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को डिफाइन किया जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम नाम देंगे डायमेंशन का. अब वो क्वांटिटीज़ सर उनमें से सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ होती है, सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, मास को, लेंथ को, टाइम को. इन 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन कर देना, दिस प्रोसेस कॉल्ड डायमेंशन. किसी भी बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को डिफाइन कर देना, इस प्रोसेस को हम डायमेंशन कहते हैं. और हम जो 3 बेस क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, जो हम बेस क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं वो 3 होती है, मास, लेंथ एंड टाइम. याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ, मास एंड टाइम. मास का डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी. आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर होगा. अभी जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की. देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, और तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ डायमेंशन के बारे में. हमारे पास फिजिक्स में जितने भी इक्वेशंस होती है, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितनी भी इक्वेशंस होती है या जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो हमेशा डायमेंशनली वेरीफाइड होती है. जब तक कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली वेरीफाई नहीं होगी वो इक्वेशन आपकी कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं हो सकती. पूरी फिजिक्स में जितनी भी इक्वेशंस होती है या जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, दे ऑल आर डायमेंशनली वेरीफाइड. वो तमाम की तमाम इक्वेशन डायमेंशनली वेरीफाइड होती है. पूरी फिजिक्स में, पूरी कोर्स आउटलाइन में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो डायमेंशनली वेरीफाई होते हैं. अब हमें करना ये है कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस होगी हमें उसे डायमेंशनली वेरीफाई करके दिखाना है. पहले मैं तुम्हें डायमेंशनली वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना सिखाऊंगा और उसके बाद डायमेंशन को मालूम कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा. समझ आ रही बात? सो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपके लिए, वो पॉइंट्स देखिएगा. नंबर 1, सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड. सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड. जो सेम डायमेंशन होती है हम उसे ऐड भी कर सकते हैं, जो सेम डायमेंशन होती है हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो सेम डायमेंशन होती है हम उसे सब्ट्रैक्शन की भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जो सेम डायमेंशन होती है हम उनके बिटवीन डिवीजन को भी परफॉर्म करवा सकते हैं.
तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। नंबर 2 पॉइंट, डायमेंशन आर सेम इन ऑल सिस्टम। कोई भी सिस्टम मौजूद हो, हर एक सिस्टम में उसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे एक क्वांटिटी है मास, अब मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। अब वो कहीं पर भी फॉर्मूले में आ जाए मास, वो फॉर्मूले में आपके पास अगर न्यूटन्स लॉ फॉर्मूले में आ जाए F इज टू ma, इस फॉर्मूले में आ जाए मास, या W इज टू mg, इस फॉर्मूले में आ जाए मास। किसी भी फॉर्मूलाज में अगर आपने मास का वर्ड यूज किया तो हर फॉर्मूलाज में, हर सिस्टम में, हर क्वांटिटीज में, हर इक्वेशंस में मास का मतलब इसका डायमेंशन कैपिटल M ही है। समझ आ रही है बात बेटा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कांस्टेंट हैव डायमेंशनल लेस। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट डायमेंशनल लेस होती है। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, कोफिशिएंट का डायमेंशन कोफिशिएंट खुद होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज की होती है, डायमेंशन कांस्टेंट का नहीं होता। जैसे कांस्टेंट आ जाए किसी भी इक्वेशन में, जैसे लाइक पाई आ गया, या कोई भी इक्वेशन आ गई, जैसे सपोज करो लिखा हुआ है 2as इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब ये 2 क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन होगा। VF और VI दे आर फाइनल वेलोसिटीज एंड इनिशियल वेलोसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस होंगे। लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे जो यूज किया हमने 2, कांस्टेंट डायमेंशनल लेस होता है। पहला पॉइंट था सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। द नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन आर सेम इन ऑल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, constant have dimensionless. The last point, all formula and equation can be verified by dimension. हम किसी भी इक्वेशन को, हम किसी भी फॉर्मूलाज को हम वेरीफाई करते हैं किससे, डायमेंशन से। जैसे बेटा मैथ्स में क्या होता है, फर्स्ट ईयर मैथ्स में इंशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स में जितनी भी इक्वेशंस होती है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर वेरीफाई होती है। अगर कोई भी क्वेश्चंस बनाया जाता है तो वो क्वेश्चन पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर वेरीफाई किया जाता है, वो वेरीफाई होती है तो वो कोर्स आउटलाइन में शामिल होता है। सेम बेटा जितने भी फॉर्मूलाज आपके पास कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, जब कभी कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी को पेश करता है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिकल वे में एक्सप्लेन करने के लिए वो एक इक्वेशन देता है। कोई भी साइंटिस्ट ये काम करता है तो इट मीन्स वो एक इक्वेशन देता है, वो जो भी इक्वेशन देता है वो इक्वेशन डायमेंशनली वेरीफाई होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन में जितनी भी इक्वेशंस होती है, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, दे ऑल आर डायमेंशनली वेरीफाई, वो तमाम की तमाम डायमेंशनली वेरीफाई होती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा बेटा, जिसके अंदर पहला था कि सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। द नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन आर सेम इन ऑल सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट हैव डायमेंशनल लेस। द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फॉर्मूला एंड इक्वेशन कैन बी वेरीफाई बाय यूजिंग द डायमेंशन, कैन बी वेरीफाई बाय यूजिंग द डायमेंशन। ये कुछ की पॉइंट्स थे, इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा। सो मेरे बच्चों, बात अभी हम कर रहे थे डायमेंशंस के बारे में, और मैंने इनिशियली डायमेंशंस के बारे में क्या कहा, मैंने डायमेंशंस के बारे में इनिशियली आपके सामने ये डिफाइन किया और एक्सप्लेन किया कि डायमेंशन कहा जाता है कि वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन किया जाए। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ बोलिएगा एक मरतबा, द बेस क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों मेरे साथ बोलिएगा एक मरतबा फिर से, द बेस क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक बार और बोले बेटा, डेफिनेशन अभी याद हो जाएगी आपको, द बेस क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन क्वांटिटी। इज इट क्लियर बेटा? इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर बेस क्वांटिटीज में आपने कहा कि बहुत सारी बेस क्वांटिटीज नहीं होती, 3 क्वांटिटी को यूज करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, और इन्हीं 3 क्वांटिटी को यूज करके पूरी इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म हो, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी लॉ हो, आप तमाम की तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन जो परफॉर्म करते हो तो इन 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करके वेरीफाई करते हो। ये था डायमेंशन की स्टेटमेंट। जैसे अब तक मैंने आपको डायमेंशन की डेफिनेशन समझाई, होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। सर सारी बातें सही हैं, आपने जो बातें बताई हमने सुन ली, सारी बातें ठीक है। अब काम की बात पे आते हैं। सर सवाल ये है कि डायमेंशन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो बेटा, डायमेंशन जब हम बनाते हैं तो वो यूनिट से बनाते हैं, यानी SI यूनिट से बनाते हैं।
आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, लेकिन मैट्रिक में जब आपने चीज़ों को डील किया होगा तो मैट्रिक में आपके टीचर्स ने आपको बहुत डिटेल बताई होगी सारी बातें डायमेंशंस के बारे में, यानी ऐसा यूनिट्स के बारे में, ऐसा यूनिट्स के बारे में। तो इस वक्त अभी हम काम क्या करते हैं, आपको यूनिट्स तो याद होगी, लेकिन एक मर्तबा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। मैं एक चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया और इस चार्ट में मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख दिया है। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऐसा यूनिट मैं आपकी कॉपी पे नोट करवा देता हूँ ताकि एक जगह पे तमाम क्वांटिटीज़ के नाम और उनकी यूनिट मौजूद हो, और फिर यूनिट से डायमेंशन कैसे बनाते हैं और वो भी तुम्हें करके सिखा देता हूँ साथ साथ। यानी हर क्वांटिटीज़ की यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारे पास अगर यूनिट पे कमांड्स होगा तो इट मीन्स डायमेंशन तुम फिंगर पे ऑपरेट करोगे। सो बेटा देखिएगा, सबसे पहले आओ कुछ क्वांटिटीज़ की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले देखिएगा मास क्या है सर? मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और जब कभी केजी आ जाए, केजी का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम होता है। याद रहेगी बात बेटा। इसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और जब कभी मीटर आ जाए, मीटर का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। जब कभी सेकंड आ जाए तो सेकंड का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल टी। समझ आ गई बात। द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। सर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इट मींस मीटर का मतलब क्या लिखेंगे? एल, और सेकंड का मतलब क्या लिखेंगे? टी। तो इट मींस द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल अपॉन टी। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, एल इंटू टी की पावर -1। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल अपॉन टी। ऊपर एल की पावर क्या है? +1। नीचे टी की पावर क्या है? +1। पावर अगर नहीं लिखी होती तो पावर 1 होती है बेटा, ये बात तो आपको भी पता होगी। लेकिन अगर हम एक काम करें, इस टी को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाएं, तो मैथ्स का रूल है कि जब कभी किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर पे लेकर जाते हैं, अपनी आसान सी ज़बान में अगर बात करें, जब कभी किसी भी टर्म को हम नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। नीचे +1 था तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? एल अपॉन टी बनेगा या एल इंटू टी इनवर्स बनेगा। द नेक्स्ट वन इज एस्केलरेशन। एस्केलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्केलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर का डायमेंशन होता है एल, और सेकंड स्क्वायर का मतलब डायमेंशन क्या बनेगा? एल अपॉन टी की पावर 2, यानी एल अपॉन टी स्क्वायर। देखो बेटा, जब कभी मीटर आएगा तो मीटर का डायमेंशन एल होता है, मैंने पहले बता दिया, और सेकंड का डायमेंशन टी होता है, और पावर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अगर मैं इसको अनदर वे में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? एल इंटू टी की पावर -2, यानी +2 था ऊपर लेके गए तो -2 बन गया। लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती थी बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद कर लें, आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर होता है mv के, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट्स वाई इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन इंटू सेकंड। लेकिन मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड वाली यूनिट को कंसिडर किया। सो बेटा किलोग्राम का मतलब डायमेंशन क्या बनेगा? कैपिटल एम। मीटर का मतलब डायमेंशन क्या बनेगा? एल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? टी। इट मीन्स ml अपॉन टी, ml अपॉन टी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अगर मैं इसी को अनदर वे में अरेंज करूं तो क्या लिखूंगा? ml इंटू टी की पावर -1, ml टी इनवर्स। टी नीचे से उठ के ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? नीचे +1 था, ऊपर जाकर -1 बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा बेटा, द नेक्स्ट वन इज फोर्स। सर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक मरतबा देखिएगा, अगर मैं आपके सामने फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma, यानी फोर्स बराबर होता है माँ के, ma के। इट मीन्स F इज इक्वल्स टू ma।
अब हम अगर यहाँ पे बात करें, सर अभी तो आपने कहा था कि जो भी डायमेंशनल वेरिफिकेशन को हम परफॉर्म करते हैं वो ये 3 क्वांटिटीज़ में करेंगे, मास में, लेंथ में और टाइम में करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या आ गई, मास, लेंथ और टाइम का मतलब किलोग्राम में करेंगे, मीटर में करेंगे और सेकंड में करेंगे, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम, मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इसका मतलब फिर ये बना, सर आपने तो ये 3 यूनिट्स के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, न्यूटन आ गया। जो भी क्वांटिटीज़ होगी उसकी जो भी यूनिट हो, हमें जो भी काम करना होगा वो मास, लेंथ और टाइम में, यानी किलोग्राम, मीटर और सेकंड में काम करना होगा। तो अब यहाँ पे तो क्या आ गया, न्यूटन आ गया। अब हमने कोई ऐसी यूनिट बनानी है जो न्यूटन के बराबर हो, और तुम्हें बना के दिखाता हूँ। सर फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या बना, न्यूटन बराबर किसके होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यानी आपने न्यूटन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया ऐसी यूनिट से जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है, यानी लेंथ, मास और टाइम के अंदर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके सामने न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसलिए कर रहे हैं ये काम क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ, मास और टाइम में काम करना है। दैट इज द रीजन बच्चों, मास यानी किलोग्राम, और किलोग्राम जब कभी आएगा तो डायमेंशन क्या लिखते हो, कैपिटल M, मीटर कैपिटल L, सेकंड T स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर मैं ऐसी चीज को यहां पर अरेंज करूं तो क्या लिखूंगा, M L T की पावर -2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। द नेक्स्ट वन इज टॉर्क। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, सर टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। सर टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। सर न्यूटन इंटू मीटर के लिए अगर हम बात करें या काम करें तो क्या होगा, और इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। न्यूटन इंटू मीटर, सर बात यह है कि मीटर तक बात अगर हम करें तो सही है, लेकिन अगर न्यूटन आ जाए तो अब क्या करेंगे सर, क्योंकि न्यूटन में तो काम नहीं करना, न्यूटन में तो काम नहीं करना। अब हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, इस बात को यहाँ पे मैं बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर, यानी फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। यानी अगर आप लिखो तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन, और मोमेंट आर्म की यूनिट होती है मीटर। अब अगर हम यहाँ से न्यूटन को रिप्लेस करवाएं या सब्स्टिट्यूट करवाएं, अभी आपके सामने मैंने बनाया था, इस इक्वेशन को बहुत गौर से देखो। ये क्या लिखा हुआ है, न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे बच्चों अगर हम सब्स्टिट्यूट करवाएं तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ मीटर। सो किलोग्राम को मैंने सेम लिखा, मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दैट्स वाई टॉर्क की जो अनदर यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दैट्स वाई अगर मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊँ किलोग्राम का मतलब कैपिटल M, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर मैं अरेंज करूं तो M L स्क्वायर T की पावर -2। बेटा ये देखो आगे कुछ क्वांटिटीज़ और है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर रहा, मैंने कुछ क्वांटिटीज़ को किया ताकि जितना आप एब्जॉर्ब कर सको उतनी ही क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के चार्ट को मैंने नोट करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के जो भी क्वांटिटीज़ है उसकी भी डायमेंशन को वेरीफाई करके दिखाऊंगा। दूसरी एक और बात ये, जो भी लेक्चर आपको समझाया है उसे एक मरतबा रिव्यू कर लीजिएगा, अपने कॉपीज़ में नोट कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो बच्चों, कोई भी कन्फ्यूजन हो, हम हाजिर हैं, आप फ़ौरन पूछिए बेटा। आपको अगर नहीं समझ में आया, आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप फ़ौरन डिस्कस कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन आपके पास है बेटा फ़ौरन से डिस्कस कीजिएगा, आपको वेरी सून हम रिप्लाई करेंगे और आपकी इशू को मिनिमाइज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।